हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, जैसे हम हैं, है ना, और हमारे अकाउंट में ₹500 सेविंग है। सी गेट ₹150 एवरी मंथ ऐसा पॉकेट मनी। उसको पेरेंट्स की तरफ से हर महीने कितने रुपए मिल रहे हैं? 150। ठीक है, और सेविंग क्या है उसके पास? 500। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। हमें उसके हर मंथ के एंड में उसके अकाउंट में बताना है कि उसके पास कितना पैसा है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? सेकंड मंथ से। ठीक है, और हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बताना है जो ये रिप्रेजेंट करे कि उसके पास जो अमाउंट है वो nth मंथ में कितना होगा। ये nth मंथ का मतलब यहाँ होता है कि ऐसा रिलेशन जो n के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? n के फॉर्म में रहेगा, n के फॉर्म में रहेगा। और हमें हर मंथ का अमाउंट बताएगा, है ना। कैसे निकालते हैं, चलिए अभी देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर मैं क्वेश्चन आसान भाषा में बोलूँ आपको, तो आप बोलेंगे अच्छा मेरे पास ₹500 है और हर मंथ मुझे ₹150 मिल रहा है, तो ये फर्स्ट मंथ के एंड में मिल जाएंगे। फिर सेकंड मंथ के एंड में मुझे मिल जाएंगे 150। ये फर्स्ट मंथ के तो यहाँ तक तो थे ही, फिर 150 और मिल गए। इस तरीके से आप हर मंथ के एंड में बता देंगे, है ना। क्वेश्चन सिंपल है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो डाटा लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट इन बैंक। बैंक में कितना अमाउंट है इनिशियल मेरे पास? तो आप बोलेंगे ₹500। अपन खुद को अज्यूम करें स्टूडेंट की तरह, है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा। फिर हम बोलेंगे कि मंथली पॉकेट मनी। मंथली पॉकेट मनी कितनी मिल रही है? तो आप बोलेंगे ₹500, 150, सॉरी, ₹150। एक गलती ना करें यहाँ पे। देखो मुझसे क्या होता है कि मैं ₹150 कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। ये जो रुपीस का सिंबल है ये हटा दिया गया है, अब रुपीस का सिंबल ये हो गया है रुपीस, है ना। तो 150, तो हमें हमेशा ये यूज करना है। मुझसे हो जाती है क्योंकि पहले ये वाला चलता था। चलिए, तो ₹150 हो गए ये। अब हमें हर मंथ के एंड में बताना है कि मेरे पास कितना अमाउंट होगा। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट मंथ से तो बताना ही नहीं है मुझे, तो सेकंड मंथ से बताना है। अगर आप फर्स्ट मंथ के एंड से बताएंगे तो आपको समझ ज्यादा आएगा, है ना। हम सेकंड भी बताएंगे, फर्स्ट बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, तो आप बोलेंगे फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होगा? उसके पास 500, तो उसके पास सेविंग थे, जैसे हमारी गुल्लक में सेविंग होती है। और 150 मुझे पेरेंट्स ने दे दिए जैसे मंथ एंड हुआ। तो कितने होगा मेरे पास? टोटल होगा ₹650, ₹650। अब सेकंड मंथ के एंड में क्या होगा मेरे पास अमाउंट, है ना, सेकंड मंथ के एंड। अब देखिए मैंने ये लाइन पहले ही लिख दी थी, एट द एंड ऑफ, है ना, क्योंकि मुझे बार बार मालूम है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ लिखूंगा फिर सेकंड मंथ लिखूंगा। इससे लिखने से क्या मेरा टाइम बच जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका होता है। सेकंड मंथ के एंड में क्या होगा? तो आप बोलेंगे 500 प्लस 150। यहाँ तक तो फर्स्ट मंथ के एंड में हो गए थे। अब मुझे 150 फिर मिल जाएगा क्योंकि सेकंड मंथ हो गया है। तो 150 इंटू 2 कर दे रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते थे आप, 500 प्लस 150 प्लस 150। लेकिन आसान भाषा में लिखेंगे कैसे? 500 प्लस 150 इंटू 2, क्योंकि 150 कितनी बार हो गए? 2 बार, है ना। इससे क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है, इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन बना है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 150 इंटू 2 कितना हो गया? 300 प्लस 500, तो कितना हो गया? ओवरऑल 800। तो उसके सेकंड मंथ के एंड में उसके अकाउंट में होंगे ₹800। चलिए, थर्ड मंथ के एंड में निकालते हैं, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो आप बोलेंगे 500 तो उसके अलग है जो गुल्लक में है, और 150 कितनी बार मिल जाएंगे? 3 मंथ हो गए हैं तो 3 बार मिल जाएंगे। तो टोटल कितने? और अब वो खर्चा कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, है ना। आप सोचें कि यार वो एक्सपेंस कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, क्वेश्चन में एक्सपेंस नहीं कर रहा है, उसको मिलते जा रहे हैं, वो अपनी सेविंग बढ़ाते जा रहा है। तो आप बोलेंगे देखिए 150 इंटू 3 होता है 450, और प्लस 500, तो ओवरऑल हो गया 950, है ना, ₹950। डन। यहाँ तक मेरा हो गया है कितना? ₹950। और ये थर्ड मंथ मेरा एंड हो चुका है ना। अब फोर्थ मंथ का भी निकालू? नहीं, एंड सो ऑन कर देते हैं, एंड सो ऑन। 3 मंथ काफी है, आप फोर्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 मंथ काफी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके ₹950 हो गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या बताना है? एक एक्सप्रेशन भी बताना है, लीनियर एक्सप्रेशन, जो nth मंथ का डाटा बताया मुझे। nth मंथ मतलब कि एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा जो n के फॉर्म में होगा, और nth मंथ मतलब जैसे फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, ऐसे ही nth मंथ भी होगा। तो मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट द अमाउंट इन द nth मंथ। nth मंथ जैसे अपने फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, nth भी एक नंबर है ना। कभी तो उसकी वैल्यू रखेंगे हम 2 3। nth मंथ BAN किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? AN से। तो अब देखिए, देन
ए एन इक्वल टू, अब ए एन कैसे बनेगा आपका, तो अब देखिए यहाँ से आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। हमेशा जब भी लीनियर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन बनाना है आपको nth टर्म का या nth मंथ का, इसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आप देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमेशा 1 500 रुपीज मुझे हर बार मिल रहा है, वो तो मेरे सेविंग है, वो तो अलग है, तो 500 nth टर्म में भी आएगा, तो ये 500 प्लस देखिए सब में आ रहा है। तो आप बोलोगे इनसे नहीं करना है, नहीं इनसे करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। हमें किससे करना है, ये किससे आए थे, इससे, तो हमें इनसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए 150 भी बार बार आ रहा है, तो nth में भी 150 आएगा, क्योंकि 150 फर्स्ट मंथ में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, तो nth मंथ में भी 150 आएगा। इसी तरीके से 500 भी सब में आ रहा था। अब आप एक चीज नोटिस करें ध्यान से, यहाँ सेकंड मंथ था तो यहाँ 150 के बाजू में क्या आया, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ थर्ड मंथ था तो 150 इंटू 3, और यहाँ फर्स्ट मंथ था तो 150 के बाजू में कुछ नहीं है, तो देखिए 150 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। इसी तरीके से अगर nth मंथ है, कौन सा मंथ, nth मंथ है, तो 150 के बाजू में कौन आएगा, इंटू n। ये आपका हो गया nth टर्म का अमाउंट, है ना। और ये ऐसा रिलेशन है जो सभी को रिप्रेजेंट करेगा। इसे चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करना है, जैसे आपको सेकंड मंथ का अमाउंट चेक करना है तो n की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा a2 500 प्लस 150, n की जगह आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, n की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए 500 150 इंटू 2 हो गया 300, ओवरऑल आंसर आ गया 800। ये क्या आ गया, रुपीस जो मेरे बैंक अकाउंट में है एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, देखिए 800 है। इसका मतलब ये जो आपने रिलेशन बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट बना है ना। ये रिलेशन क्या बताता है, इसमें बस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे हम। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया बताइए आपके बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ 10th मंथ कितने होंगे, तो मैं n की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। तो मेरे पास हो जाएंगे 500 प्लस 150 इंटू 10। तो ये इतना अच्छा रिलेशन होता है, हम हर बार इतने प्रोसेस थोड़ी करेंगे, तो हमने एक रिलेशन बना लिया, मतलब एक फॉर्मूला बना लिया जिसमें बस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और मेरा आंसर आते जाएगा। चलिए आप समझ गए हैं। अब फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, यही लीनियर एक्सप्रेशन है ना, इसी को तो हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। 10 रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज यही 500 प्लस 150 n। अब इसे लीनियर एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल है आपका n। वेरिएबल कौन है, n। और n की पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे n की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगी। तो अच्छा, और पावर 1 होती है तभी तो हम उसे कौन सा एक्सप्रेशन बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है, अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर, ठीक है, एक रैली में 120 मेंबर है स्टार्टिंग में। ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट द ग्रुप, हर आर मतलब हर एक घंटे में, है ना, हर एक घंटे में कितने लोग जा रहे हैं घर, 9 मेंबर घर चले जा रहे हैं कि उनको नहीं दौड़ना है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर विल द रिमेन आफ्टर 1 2 3 आर, कितने मेंबर बचेंगे जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा, जब 2 घंटे पूरे हो जाएंगे और 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आर, जो अभी हमने बनाया था सेम। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा अलग है ना, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा आपका थोड़ा अलग है। चलिए स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इनिशियल मेंबर। इनिशियल मेंबर कितने हैं हमारे पास, 120। कोई रुपीस यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से नहीं। नंबर मतलब मेरे पास 5 पेन है तो 5 लिखेंगे, मेरे पास 5 रुपीस है तो फिर सिंबल लगाना पड़ेगा, आपको यूनिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशियल मेंबर कितने हो गए, 120। फिर हम क्या बोलेंगे, मेंबर लीविंग, मेंबर जा रहे हैं, ईच आर मतलब ईच आर बोल देते हैं ना, हर आर, हर आर कितने लोग जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे हर आर जा रहे हैं 9 लोग, है ना, हर घंटे एक एक लोग जा रहा है। अब आपसे पूछा है कि आफ्टर बताइए 1 आवर 2 आवर और 3 आवर के बाद कितने लोग बचेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद कितने लोग बचेंगे, तो आप बोलेंगे 120। और 1 घंटा जैसे ही पूरा होगा कितने लोग चले जाएंगे, 9, तो बचेंगे 120 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111। फिर हम लिखेंगे आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर, देखिए आप आफ्टर एक बार लिख चुके हैं तो आप दोबारा ना लिखें आप, है ना, आफ्टर 2 आवर, थोड़ा आफ्टर को ऊपर कर दें यहाँ, आफ्टर, ये इस तरीके से आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, तो इससे हमारा टाइम बचता है और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है ना। अब देखिए अब अगले मंथ क्या होगा, अगले मंथ आप बोलेंगे कि 120, है ना, 120 माइनस 9 इंटू 2। क्यों 9 इंटू 2 क्यों किया आपने, तो आप बोलेंगे कि अच्छा 2 घंटे हो गए हैं, है ना, 2 घंटे पूरे हो गए, तो 9 कितने लोग चले जाएंगे, 9 1 घंटे में जाते हैं, तो अगली बार भी कितने जाएंगे, 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। इसे हम बोल सकते हैं 9 इंटू 2, सही है। अच्छा आप बोलेंगे आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, वन 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 111 आपके एक आर के एंड के बाद बचे, फिर इसमें से 9 और चले गए हैं, तो आप डायरेक्ट लिख देते 102।
तो मैं बोलूंगा वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे इस पैटर्न को फॉलो करके, तो हम जो nth एक्सप्रेशन है, nth वाला जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो कैसे बनाएंगे, है ना। तो हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, आप देखेंगे ये हो गया है आपका 9 इंटू 2 18, और 120 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 102। फिर देखते हैं आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर क्या होंगे, तो आपके 120 तो स्टार्टिंग में थे, माइनस कितने घंटे हो गए हैं, 3, हर घंटे कितने लोग जा रहे हैं, 9, तो 9 इंटू 3, तो 3 घंटे में इतने लोग चले जाएंगे, तो हो गया 180 माइनस 27 जो कि होगा 93, है ना। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इस तरीके से लोग जाते रहेंगे। लेकिन हमें तो कहाँ तक बताना था, 1 2 और 3 तक बताना था, ठीक है। फिर आगे आते हैं, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है जो हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसे अभी हमने लिखा था, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर एन आर, जब आपके एन आर पूरे हो जाएंगे, एन मतलब कोई नंबर है ना, एन आर, तो एन, है ना, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन से, ए एन से। आप ए एन से रिप्रेजेंट करें, पिछली बार भी आपने ए एन से रिप्रेजेंट करा था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए एन इक्वल टू, है ना। तो आप देखेंगे अब रिलेशन कैसे बनाए, फॉर्मूला कैसे बनाया, तो सब में देखते हैं, इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, और कहाँ से बनाते हैं हम रिलेशन, इस पैटर्न से, इससे, है ना कि इससे नहीं बनाते हैं हम, ये इससे नहीं बनाते हैं हम, किससे बनाते हैं, देखो 111 भी इसी से आया है, तो मेन ये है, तो हमें इसी से बनाना है। चलिए देखें कैसे बनता है। आइए, आप देखेंगे कि इन सभी में वन, फर्स्ट आर, सेकंड आर और थर्ड आर में एक चीज कॉमन है जो कि है 120, तो इसका मतलब है कि वो nth आर में भी आएगा, तो nth आर में 120 आ गया। फिर आप देखेंगे कि सभी में माइनस भी कॉमन है, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस। फिर आप देखेंगे सभी में 9 भी कॉमन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 9। बहुत बढ़िया, ये देखिए 9 9 9। फिर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फर्स्ट मंथ देख, जब सेकंड आर है तब इधर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, जब थर्ड आर है तब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ, जब फर्स्ट आर है तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो जब nth आर होगा तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, n का। ये मेरा रिलेशन बन गया है, किसका, nth आर का, कि nth आर में इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब सपोज करिए मैं आपसे पूछ लूं, बताइए कि आफ्टर आफ्टर 6 आर कितने मेंबर बचेंगे, तो आप n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 6, तो देखिए a6 इक्वल टू 120 माइनस 9 इंटू 6, जो कि हो जाएगा 120 माइनस 54। और अगर हम 154 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया तो यहाँ 6, और यहाँ 11 में से 5 गया तो 6, 66 मेंबर हो जाएंगे। जबकि आप इस तरीके से करते तो आपको कितना टाइम लग जाता, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इससे मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आफ्टर 16 आर कितने होंगे, आफ्टर 10 आर कितने होंगे, है ना, आफ्टर 11 आर कितने होंगे। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला बना लेते हैं हम इसे, है ना। nth आर का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जो हर आर के बारे में बता दे कि हर आर के बाद कितने मेंबर बच रहे हैं। चलिए, अब हमें क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना था, तो इसी को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या है, 120 माइनस का 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड एरिया, अच्छा फाइंड एरिया इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब दो क्वेश्चन दिए हैं, जब ब्रेथ आपकी 12 सेंटीमीटर हो, जब ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर हो, और जब आपकी ब्रेथ, अच्छा थर्ड भी दिया है, जब आपकी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर हो, और हमें एक लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, तो गिवन में क्या लिखेंगे आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब जब फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जब पहला वाला क्वेश्चन लेंगे, है ना, तब तब आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखेंगे कि ब्रेथ कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके का होता है, हमें मालूम है। ये रेक्टेंगल, ये नहीं गलत बनाया है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये रेक्टेंगल है। अब इसमें से मुझे 13 सेंटीमीटर ये दी हुई है, वो ब्रेथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर पहले केस में। अगले केस में ये 12 को हटा के मैं यहाँ कितना कर दिया है, 10 सेंटीमीटर, और अगले उसके केस में 10 को हटा के कितना कर दिया, 8 सेंटीमीटर। क्या डायग्राम बनाना है, जरूरी नहीं है, आप बना सकते हैं तो एक का बना दे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एरिया निकालते हैं। लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 10 हो गया 130। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होते हैं तो यहाँ आता है सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप वैसे भी याद रखिए एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया आपको मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, मीटर की पावर 3 और सेंटीमीटर की पावर 3। और जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, इनको किस में नापा जाता है, मीटर की पावर 1 या सेंटीमीटर की पावर 1, है ना। तो अगर आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे, गलती से आप यहाँ मीटर लिख देते तो ये गलत हो जाता आपका क्वेश्चन, है ना, मतलब आधा मार्क्स कट जाता आपका। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे क्या पूछा है, सेकंड में आपको ब्रेथ दी हुई है बी, मैंने ब्रेथ को बी से कंज्यूम एक्स मान लिया है ना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ब्रेथ ब्रेथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई है कि मैंने ये सेकंड पहले सॉल्व कर दिया है, सेकंड है ना, सेकंड में 10 सेंटीमीटर था, फर्स्ट में तो कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ फर्स्ट पहले सेकंड कर दिया, अब इसको फर्स्ट कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ब्रेथ कितनी है आपकी फर्स्ट में 12 सेंटीमीटर, ये आपकी 12 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो अब फिर वो एक फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी कितनी, लेंथ आपकी फिक्स है 13 सेंटीमीटर, इसको चेंज नहीं करना है। अब आपकी ब्रेथ कितनी हो गई है 12, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। 13 × 12 कितना होगा 156, और क्या नहीं लगा, अब क्या नहीं भूलना है मुझे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में मुझसे क्या पूछा है कि ब्रेथ अब कितना लेना, 8 सेंटीमीटर। तो मैं अब यहाँ थर्ड सॉल्व करता हूँ, ये थर्ड, थर्ड में मुझे ब्रेथ लेनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 13, लेंथ में कोई चेंज नहीं, ब्रेथ आपकी चेंज हो रही, अब ब्रेथ है आपकी कितनी 8 सेंटीमीटर, तो 13 8 से कितना होता है 104। और क्या नहीं लगाना है, मतलब क्या नहीं भूलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तीनों क्वेश्चन हो गए मेरे, है ना। मुझसे क्या पूछा गया था कि जब लेंथ फिक्स है 13 सेंटीमीटर, जब ब्रेथ 12 है तब एरिया बताइए, जब ब्रेथ 10 है तब बताइए, जब ब्रेथ 8 है तब बताइए। और मुझे एक लीनियर पैटर्न को बताना है जो रिप्रेजेंट करे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। अब लीनियर पैटर्न कैसे करें, तो मैं देखिए रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न, रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न मतलब रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, लीनियर रिप्रेजेंटेशन जो भी हमने करा था nth के लिए, है ना, nth r के लिए, वही सेम सेम बिल्कुल। तो आप देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे सब में एक ही चीज कॉमन आ रही है। देखिए फॉर्मूला इससे ना निकालें, इससे पहले वाली स्टेप कौन है, ये मेन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 13 आ रहा है, अगले में भी 13 आ रहा है, अगले में भी 13 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया का जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसमें भी 13 आएगा, 13 फिक्स है, इनटू इनटू। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 12 आया, और यहाँ पे 8 आया, ये चेंज हो रहा है, और ये क्या है ब्रेथ, और ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ मैं, बी लिख देता हूँ, तो बी। तो एरिया क्या होगा 13 × बी। ये वो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया है जो आपको किसी भी रेक्टेंगल का एरिया बता देगा जिसकी लेंथ फिक्स है 13 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आप चेंज करते रहो। अब जैसे मैं बोलूँ बताइए एरिया जब ब्रेथ हो 3 सेंटीमीटर, कितनी हो 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यही 13 × 3, बी की जगह आप 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एरिया आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 11 सेंटीमीटर, मतलब अभी भी सेम क्वेश्चन ही था, है ना। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम क्यों फाइंड कर रहे हैं, हाइट भी दे दी है इसलिए वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। देखिए जब हम इस तरीके से रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल होता है ना। अब रेक्टेंगल अगर होता है तो ये होता है 2D फिगर, लेकिन अगर हम 3D में देखें तो रेक्टेंगल से जो बनता है वो कौन बनता है, तो आपका एक बॉक्स बनता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, इस बॉक्स को बोला जाता है क्यूबॉइड। बॉक्स किस शेप में होता है, क्यूबॉइड। अब आप बोलेंगे क्यूबॉइड के एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, वो क्यूबॉइड शेप में होती है माचिस डिब्बी, है ना। फिर आपने देखी होगी आपकी कॉपी, तो आपकी जो कॉपी होती है वो भी क्यूबॉइड होती है, जबकि उस वो किससे बन रही है, रेक्टेंगल से। देखिए जो उसका पेज है, कॉपी में जो पेज होता है ना, वो रेक्टेंगल होता है। और जब हम बहुत सारे रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो क्या बन जाती है, कॉपी, और वो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड, है ना। और आप इसके तरीके के एग्जांपल सोचेंगे, जैसे आपको जो आप बोर्ड पढ़ते हैं, बोर्ड अपन जिस पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, वो भी किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। क्यों, क्योंकि देखिए उसकी क्यूबॉइड ना बोर्ड, क्योंकि आप उसकी देखेंगे उसमें जो भी सरफेस रहती हैं, 4 6 सरफेस रहती हैं, एक ऊपर, इधर, इधर, है ना, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, है ना, और एक इस साइड और एक इस साइड, 6 सरफेस रहती हैं, सभी रेक्टेंगुलर फेस में रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना मतलब इसके अंदर कितनी जगह है,
तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कौन सी होती है, लेंथ ये होती है, ये ब्रेथ कौन सी होती है, तो ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ। और हाइट कौन सी होती है, ये हाइट होती है, ये आपको दिख रहा है, ये हाइट होती है ना। तो आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गई आपको। तो आप अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले गिवन क्या है आपको, तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसे मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि वो क्वेश्चन में दी हुई है 7 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी दी है, तो आप बोलेंगे ब्रेथ जो हुई है BREATH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो कितनी दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है आपको 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम पहला, लेकिन जब हाइट कितनी हो, पहले क्वेश्चन में हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, इस बार गलती नहीं करेंगे, पहला है 5 सेंटीमीटर, तो ये हाइट है, तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ रेक्टेंगल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो एच कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। देन ये रेक्टेंगल की मुझे तीनों यूनिट मिल गई। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप बोलेंगे 7 इंटू 11 इंटू 5, क्योंकि ब्रेथ हाइट 5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 55, है ना, है ना, ये 55 हो गया, नहीं ये आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 इंटू 11। अब देखिए 11 की ट्रिक क्या होती है मल्टीप्लीकेशन की, यहाँ 3 है तो इसे 3 एंड में लिखिए, 5 को यहाँ एंड में लिखिए और इन दोनों का सम कर दीजिए, 3 और 5 कितना होता है 8, है ना। ये देखिए जल्दी से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये ट्रिक होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 की। ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब जो वॉल्यूम आया इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे इसके पास भी सेंटीमीटर है, इसके पास भी सेंटीमीटर है, इसके पास भी सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब सेंटीमीटर की पावर 3। ये याद रखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वॉल्यूम क्यूब में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं। सेकंड में आपको हाइट कितनी दे दी है, तो आप बोलेंगे सेकंड केस में आपको हाइट दे दी है 9 सेंटीमीटर, तो अब आपको यहाँ 9 सेंटीमीटर लिखना है। अब वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला वही है L इंटू बी इंटू एच। एल है आपका 7, बी है आपका 11 और एच अब चेंज हो गया, वो कितना हो गया 9। फिर आप इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करें, किसका, पहले अब तीनों का मल्टीप्लाई करना तो पहले किसी का भी कर लें, 7 इंटू 9 कितना हो गया 63, फिर इंटू 11। अब 11 की ट्रिक क्या बताई मैंने अभी आपको, 6 एज इट इज लिखिए, 3 को यहाँ लिख लिए साइड में और बीच में इन दोनों का सम, 6 प्लस 3 कितना आ गया 9, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, है ना ये। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है, जब हाइट कितनी हो आपकी, जब हाइट हो आपकी 13 सेंटीमीटर, जब आपकी हाइट हो 13 सेंटीमीटर, तो जब आप थर्ड की हाइट 13 सेंटीमीटर है, जब वॉल्यूम बताना है आपको बॉक्स का, तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा एक गलती मैंने क्या कर दी, यहाँ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल नहीं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, रेक्टेंगल का एरिया होता है, लेंथ होती ब्रेथ होती है ना। बॉक्स के शेप में क्यूबर्ड, तो यहाँ पे एक ऐसा भी लिख दें आप क्यूबर्ड ब्रैकेट में, है ना, क्यूबर्ड। ठीक है, और कहीं तो नहीं करी, नहीं वो मुझे अभी क्लिक करा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे लेंथ है आपकी फिक्स 7, ब्रेथ आपकी फिक्स है 11, वो तो चेंज ही नहीं हो रही, हाइट चेंज हो रही जो कि है 13। अब फिर आप वही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 का कितना होता है 13 पैंसठ 13 सत्ते 91, मतलब 91 कितना होता है 91, 13 7 या 91 होता है। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे वही ट्रिक से 11 वाली, आप एंड में 9 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। जब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना होगा 10। अब 10 नहीं लिख सकता, मुझे एक ही डिजिट लिखना है ना, तो मैं 10 का 0 लिखूंगा और जो 1 बचेगा वो इसमें ऐड कर दूंगा, है ना, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। इसका मतलब है इसको सही तरीके से लिखें तो ये बन जाएगा 1001, है ना, और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर की पावर 3। अगर आपके पास ये 2 डिजिट आ रहे हैं तो आपको एक ही डिजिट लिखना है और वो साइड में क्या हो जाएगा, दूसरा डिजिट कैरी आउट हो जाएगा, जैसा हम एडिशन में करते हैं। चलिए ये आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए लीनियर पैटर्न बताइए जो रिप्रेजेंट करे रेक्टेंगुलर बॉक्स को के वॉल्यूम को, तो हम बोलेंगे रिक्वायर्ड लीनियर रिप्रेजेंटेशन, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। और अभी आपको बताया था मैंने लीनियर क्यों बोलते हैं कि पावर कितनी होती है 1, रिक्वायर्ड लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स।
तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू, अब आप पैटर्न फॉलो करें, आप जल्दी से पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा 7 और 11 तो सब में आ रहा है, 7 11 इसमें भी आ रहा है, 7 11 इसमें आ रहा है, ये फिक्स है। तो हमारे वॉल्यूम में भी क्या आएगा, 7 × 11। लेकिन एक चीज हमेशा चेंज आ रही है, क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13 है, और ये क्या है, हाइट, तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, h। यही चेंज हो रहा है और ये मेरा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस एक्सप्रेशन में मुझे बस h रखना है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए जब h 2 सेंटीमीटर होगा तब वॉल्यूम क्या होगा, तो आप वॉल्यूम लिखेंगे 7 × 11 × 2। मतलब आपने ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर आते जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसमें पेजेस कितने हैं, 500। सपोज करिए हमारी बुक है जैसे, है ना। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, वो हर दिन, एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रही है, 20 पेजेस पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, है ना, पढ़ने के लिए। और हमें लीनियर एक्सप्रेशन में भी इसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझा करें, इसके बाद आप लिखने पे आए, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो आप देखेंगे 500 टोटल है, मैं बोलूँ एक दिन में कितने पढ़ लिया, आप बोलेंगे 20, तो अब कितने बचे, तो 500 माइनस 20, 480 बचे। मैं बोलूँगा अच्छा आपने 3 दिन में कितने पढ़ लोगे, तो आप बोलोगे 500 माइनस 20 एक दिन में इंटू 3, तो ये 3 दिन का हो गया, तो 500 माइनस 60 जो किया जाएगा 440। इसी तरीके से मैं 15 डेज का भी निकाल लूंगा। मतलब मैं क्वेश्चन का पैटर्न समझ गया कि करना क्या है। अब मैं इसे रिप्रेजेंटेशन पे आता हूँ, है ना। क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन पे आए। तो गिवन क्या है, टोटल पेजेस, तो आपने लिखा यहाँ पे टोटल पेजेस कितने हैं, 500। फिर हम लिखेंगे पेजेस रीड पर डे, पर डे कितने पेजेस रीड कर रही हैं वो, तो आप बोलेंगे 20 पेजेस रीड कर रही हैं। आपको कितने दिन तक पढ़ाना है उनको, 15 डेज तक, है ना। पेजेस रीड इन 15 डेज की, वो 15 दिन में कितने पेजेस पढ़ लेंगी, तो आप बोलेंगे कि एक दिन में पढ़ रही है 20, तो 15 डेज में पढ़ेंगे 15 × 20। आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 15 टाइम, इसलिए तो मल्टीप्लीकेशन बना है उसको आसान करने के लिए, 20 × 15। तो आंसर कितना आ गया, 300 पेजेस, है ना। 300 पेजेस वो पढ़ लेंगी कितने दिन में, 15 डेज में, जबकि पढ़ने कितने थे, 500। तो आप बोलेंगे पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट, कितने पेजेस बच रहे हैं रीड करने के लिए, तो टोटल थे 500, 300 पढ़ चुकी हैं 15 दिनों में, तो बच रहे हैं आपके 200 पेजेस। 200 पेजेस आपके बच गए, है ना, 15 दिन के। अब इन 200 को भी पढ़ने में कुछ और टाइम लगेगा, लेकिन वो नहीं बताना आपको, बस इतना बताना होगा कि 15 दिन अगर वो पढ़ लेंगी हर दिन 20 पेज, तो कितने पेजेस बच जाएंगे। और आप देखिए ओरली भी कर सकते थे, 15 × 20 कितने होगा, 300, 500 में से 300 सेपरेट करा 200, ठीक है। लेकिन आपको और क्या बताना है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है एक्सप्रेस एस लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न जहां भी आ जाए तो आप समझ जाओ एन की एंट्री हो गई, है ना। तो लेट लेट पेजेस लेफ्ट लेफ्ट आफ्टर एन डेज, डेज के बारे में बात चल रही, तो अब एन क्या होगा यहाँ पे, एन डेज। एन डेज के बाद कितने पेजेस लेफ्ट होंगे, तो आप बोलेंगे कि ए एन से रिप्रेजेंट करें, है ना। तो आप बोलेंगे ए एन इक्वल टू 500 तो टोटल थे, माइनस 20 एक दिन में पढ़ रही थी। अगर एक दिन में 20 पढ़ रही हैं तो 2 दिन में पढ़ेंगी 20 × 2, 3 दिन में पढ़ेंगी 20 × 3, 15 डेज में पढ़ा होना 20 × 15, तो एन डेज में पढ़ेंगी 20 × n। ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न, है ना। ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न, ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न देयर, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न कितना हो गया, 500 माइनस 2n, 20n। ये लीनियर पैटर्न मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं एन की और मेरा आंसर आ जाए। जैसे मैं बोलूं बताइए 15 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप बोलेंगे कि 15 डेज के पास बचेंगे आपके यहाँ लीनियर, 15 डेज के पास बचेंगे, एन की जगह 15 रखिए, तो देखिए 15 यहाँ एन की जगह 15 रखेंगे, 15 × 20 हो गया 300, 500 से 300 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 200। अब मैं आपसे पूछ लेता बताइए 10 डेज के बाद कितने बचेंगे आपके पास, 10 डेज के बाद, तो आप बोलेंगे एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें 10, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20 × 10, तो 500 माइनस 200, 300 बचेंगे। मतलब एक आपने फॉर्मूला बना लिया। तो ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसमें बस मैं एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाऊँ वो मेरा आंसर आते जाए। चलिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।